नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि हिंदी कौशल चैनल जो है वह हिंदी व्याकरण का क्रमवार अध्ययन कराता है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है अक्षर और बलाघात। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा और जानते हैं सबसे पहले कि अक्षर क्या है। अब आप सभी सोचेंगे कि हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आज पुनः हम अक्षर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो मैं बताती हूँ कि बलाघात को जानने के लिए अक्षर को जानना अति आवश्यक है। तो एक बार पुनः चर्चा करते हैं अक्षर पर कि अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं। प्रायः अक्षर शब्द का प्रयोग वर्णमाला में के वर्णों के लिए किया जाता है, किंतु अक्षर की एक भिन्न तथा मानक परिभाषा भी है और वह इस प्रकार है कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक श्वास में होता है, ये यूँ कहिए कि वायु के एक झटके में होता है, वह अक्षर कहलाता है। जैसे ई, ली, क्या। ये तो सर्वविदित है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है और सभी स्वर जो हैं वे अक्षर कहलाते हैं। और यह भी सभी जानते हैं कि व्यंजन जो हैं वे स्वतंत्र उच्चारण की क्षमता नहीं रखते हैं और इसलिए व्यंजन अक्षर नहीं कहलाते हैं। कोई भी व्यंजन अक्षर तब कहलाता है जब व्यंजन के साथ कोई स्वर होता है। अब इसके आगे हम जानेंगे कि यह कैसे ज्ञात हो कि कोई शब्द कितने अक्षरों से बना है या किसी शब्द में कितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर और पांच अक्षर वाले शब्दों को जानेंगे और उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी शब्द में कितने अक्षर हैं, यह कैसे ज्ञात हो। तो आइए देखते हैं। एक अक्षर में एक ही स्वर होता है पर व्यंजन कई भी हो सकते हैं। जैसे क्या में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो व्यंजन हैं, क और य। क अर्धि व्यंजन के रूप में है तो यहाँ पर क में स्वर नहीं है और य जो है वह आ की मात्रा के साथ है, अर्थात यहाँ पर स्वर है। और यहाँ पर एक ही स्वर, इस शब्द में एक ही स्वर प्रयुक्त हुआ है, आ। तो इसीलिए हम इसे एकाक्षरी शब्द भी कह सकते हैं, एक अक्षर वाला शब्द। जैसे इसके अलावा है खा, स्व, जा, रो, सो। इसी प्रकार से दो अक्षरी शब्द भी होते हैं। जैसे आओ, आओ में दो अक्षर हैं। आओ एक शब्द है लेकिन उसमें दो अक्षर हैं, आ और ओ। इसी प्रकार से आना और परी जो हैं वे दो अक्षरी शब्द कहलाएंगे। इसके बाद है तीन अक्षरी शब्द। जैसे त्वरित, त्वरित में देखने में हम क्या देखते हैं, आधा त, व, रि, त। यहाँ पर चार व्यंजन हैं परंतु यह तीन अक्षरी शब्द के अंतर्गत आता है। तीन अक्षरों वाला शब्द कहलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीन ही अक्षर हैं। तो अर्ध व्यंजन है, इसमें कोई अक्षर नहीं है, लेकिन व जो है उसमें अ का स्वर है, र में छोटी ई की मात्रा है और त में भी अ का स्वर सम्मिलित है, इसीलिए इसे हम तीन अक्षरी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से चार अक्षर वाले मैं यहाँ पर शब्द बताऊँ आपको, आइएगा और व्याकरण, जिसमें आ, ई, ए और गौ में आ की मात्रा है तो इसलिए यह चार अक्षर हैं। और व्याकरण में वो अर्ध व्यंजन है इसलिए वह अक्षर में नहीं गिना जाता है। यहाँ पर या के रूप में एक अक्षर, क, र, ण, यहाँ पर चार अक्षर, इन्हें हम चार अक्षरी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से पांच अक्षरी शब्द भी हैं। जैसे अध्यापिकाएं, यहाँ पर भी ध जो है वो अर्ध व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है इसलिए वह व्यंजन के रूप में गिना जाएगा, लेकिन अक्षर के रूप में अ, या, पी, का और ए गिना जाएगा, अध्यापिकाएं। इसीलिए इसे हम पांच अक्षरी शब्द कहेंगे। उसी प्रकार से है शुभ कामना, शुभ कामना भी पांच अक्षरी शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये तो हुआ हमारा अक्षर ज्ञान, जिसमें हमने जाना कि अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं और
किसी शब्द में कितने अक्षर प्रयुक्त होते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले और 5 अक्षर वाले शब्द देखे और पढ़े। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है जो है बलाघात। अब जानते हैं कि बलाघात क्या है। बलाघात 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बल, धन, आघात। बल से हमारा तात्पर्य शक्ति से है और आघात का अर्थ होता है प्रहार। लेकिन भाषा विज्ञान में प्रहार का अर्थ एक प्रकार के दबाव से है, एक जोर से है। अर्थात भाषा अध्ययन में बलाघात का अर्थ होता है मनोभावों, विचारों आदि के महत्व को समझाने हेतु उच्चारण करते समय किसी अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनि या वाक्यांश पर विशेष बल देना। जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हम कोई भी पाठ पढ़ें, कविता पढ़ें या वाक्यांश पढ़ें तो हम उसे एक समान बल के साथ नहीं पढ़ते हैं। हम कुछ अक्षरों पर या कुछ शब्दों पर अधिक बल प्रयोग करते हैं और कुछ अक्षर या शब्दों पर कम बल प्रयोग होता है। तो यही बलाघात है। अब यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे 1 अक्षर वाले शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसे हम सामान्य रूप से उसी उच्चारित अक्षर पर हमारा बलाघात होता है। जैसे हाँ या ना, जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम उसका जब उत्तर देते हैं हाँ और ना में, तो हमारा जो बलाघात होता है वह उसी उच्चारित 1 अक्षर वाले शब्दों पर होता है सामान्य रूप से। ठीक है। उसके बाद आता है जब 2 से अधिक अक्षर वाले शब्दों को हम उच्चारित करते हैं और यदि 2 से अधिक अक्षर वाले शब्द यदि लघु स्वर के साथ हों तो वहाँ पर बलाघात कहाँ होता है। तो जब 2 से अधिक अक्षर वाले शब्द जो कि यदि सभी ह्रस्व स्वर के साथ हों या हमने कहा कि लघु स्वर के साथ हों तो वहाँ पर अंतिम अक्षर से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे कि अगर, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया अगर। जब हम अगर का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि अ और र सामान्य उच्चारित होता है, लेकिन ग में हमारा बल पड़ता है। वैसे ही है जगत। जब हम जगत बोलते हैं तो ज और त जो है वो अंतिम अक्षर है, उससे पूर्व वाला अक्षर है ग, तो ग में हमारा बलाघात होता है। अब इसके बाद आता है कि यदि 3 से अधिक अक्षरों से निर्मित शब्दों में यदि मध्य में कोई अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात उसी दीर्घ अक्षर पर लगता है, अन्य पर नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है प्रधान। जब हम प्रधान बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा प्र और न सामान्य होता है, लेकिन धान प्रधान तो हमारा तो जो हमारी जो बलाघात लगता है वह धा पे लगता है। धा अर्थात आ पर लगता है, दीर्घ स्वर पर लगता है। इसी प्रकार से उत्थान। जब हम बोलते हैं उत्थान तो था पे हमारा बल अधिक प्रयोग होता है। तो इसीलिए यदि 3 से अधिक अक्षरों वाला कोई शब्द हो और यदि उसमें दीर्घ स्वर के साथ अक्षर दीर्घ हो तो वहाँ पर बलाघात उसी दीर्घ अक्षर पर लगता है, अन्य पर नहीं लगता है। तो यह था हमारा हमने जाना कि बलाघात का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। अब हम जानेंगे इसके बाद कि बलाघात के प्रकार, कि बलाघात के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बलाघात के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ध्वनि बलाघात, जिसे हम स्वराघात भी कह सकते हैं। दूसरा है अक्षर बलाघात। तीसरा है शब्द बलाघात। चौथा है वाक्य बलाघात। तो जैसा कि सबसे पहले तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात की इनमें बलाघात के इन प्रकारों में बल कहाँ प्रयुक्त होता है या बल कहाँ प्रयोग होता है, फिर भी हम एक बार इस पर दृष्टि अवश्य डालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ध्वनि बलाघात। ध्वनि बलाघात क्या है। तो ध्वनि बलाघात किसी ध्वनि पर होता है। जैसे
यहाँ पर एक उदाहरण है दाम। जब हम पढ़ते हैं दाम तो यहाँ पर द में आ का स्वर आता है, तो यहाँ पर जो है बलाघात कहाँ लगता है, आ पर। और क्योंकि यहाँ आ की जो ध्वनि है वह मुख्य है और मौ यहाँ पर गौण है, और यदि हम द में से आ को हटा देते हैं तो द जो होता है वह अक्षर नहीं कहलाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ध्वनि है वो आ है, आ की ध्वनि प्रयुक्त हुई है, और ध्वनि बलाघात होने के कारण यह यहाँ पर दाम में आ पर ध्वनि बलाघात होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि बलाघात ध्वनि पर होता है। दूसरा है अक्षर बलाघात। जब बलाघात अक्षर पर होता है तो उसे हम अक्षर बलाघात कहते हैं। क्यों, कोई भी शब्द जो है वह दो या दो से अधिक अक्षरों से बनता है, तब उस शब्द के उच्चारण में किसी शब्द पर अधिक बलाघात होता है, किसी पर कम। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, सुहावना। आज मौसम बहुत सुहावना है, तो यहाँ पर हमने किसी एक अक्षर पर बलाघात किया। जैसे हमने कहा बहुत, तो यहाँ पर हम जब बहुत का उच्चारण कर रहे हैं तो हु पे हमारा बलाघात होता है, हु पर बलाघात हो रहा है, तो एक अक्षर पर बलाघात हो रहा है। और अक्षर हमने क्या कहा है कि अक्षर किसे कहते हैं, स्वर को अक्षर कहते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन अक्षर तभी कहलाता है जब उसमें स्वर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जब हम बहुत कह रहे हैं तो यहाँ पर ह में जो है, हालांकि ब और त में भी स्वर प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर बलाघात किस में होता है, बहुत। जब हम बहुत कहते हैं तो यहाँ पर बलाघात बहुत में, हु में होता है। और ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है सुहावना। सुहावना, तो यहाँ पर भी क्या है, बलाघात एक अक्षर पर हो रहा है, या हम कहें सुहावना, तो इसे हम अक्षर बलाघात कहते हैं। तीसरा है शब्द बलाघात। जब किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, तो हमने यहाँ पर किस शब्द पर बोला, शाबाश। हमने उसकी प्रशंसा की, जिससे हम यह वाक्य उच्चारित कर रहे हैं, हमने उसकी प्रशंसा की, तो हमने कहा शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। और इसको हम, यदि हम यहाँ हमने बलाघात किस पर किया, शाबाश पे। अब यदि हम यही इसी वाक्य में हम दूसरे शब्द पर भी बलाघात, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तो यहाँ पर हमने बलाघात किया तुमने, कि मतलब शाबाश बाकी ने अच्छा काम नहीं किया, तुमने अच्छा काम किया, तो हमने तुमने कोई विशेष रूप में प्रयुक्त किया, वहाँ पर हमने बलाघात किया। तो इसे कहते हैं कि किसी एक शब्द पर बलाघात करना। और जब किसी एक शब्द पर बलाघात किया जाता है तो उसे हम कहते हैं शब्द बलाघात। अब इसके बाद आता है वाक्य बलाघात, कि वाक्य बलाघात क्या है। जब पाठ वाचन करते समय हम सभी वाक्यों को सामान्य रूप से पढ़ते हैं, पर जब मध्य में कभी कोई आश्चर्यपूर्ण, भावावेश या आज्ञा या प्रश्न पूछने जैसे वाक्य आते हैं तो हम उन्हें एक विशेष बल देकर उच्चारित करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। क्या कहा तुमने, वह हमारे घर आए थे। तो यहाँ पर जब मैंने उच्चारण किया, एक बार पुनः सुनिएगा, क्या कहा तुमने, वो हमारे घर आए थे। तो यहाँ पर हमने क्या वह हमारे घर आए थे को बड़े आश्चर्य से कहा, कि वो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो हमारे घर आए थे। अब इसी वाक्य को हम दूसरे उसमें कहेंगे, क्या कहा तुमने, वह हमारे घर आए थे। तो यहाँ पर भी हमने आश्चर्य तो प्रकट किया, लेकिन हमने यहाँ पर जो हमारा बलाघात था वह हमारे घर आए थे पर ना करते हुए क्या कहा तुमने पर किया है। तो इसी प्रकार से जब वाक्यांश के वाक्य के किसी अंश पे या फिर किसी वाक्य पर बलाघात किया जाता है तो
तो वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य बलाघात कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम किसी शब्द पर या किसी वाक्य पर थोड़ा सा बलाघात करते हैं तो वहाँ पर उसके अर्थ में थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन होता है, या शब्द वही होते हैं, वाक्य वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थ परिवर्तित होता है। तो यहाँ आज हमने जाना कि बलाघात के प्रकार क्या होते हैं, ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। इसके बाद हम देखेंगे कि बलाघात का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला इसमें प्रभाव है, यदि हम पठन में बलाघात का यथोपयोगी प्रयोग करते हैं तो हमें अपनी बात को अर्थपूर्ण तरीके से प्रकट कर सकते हैं। जो भी हम कहना चाहते हैं, यदि हम किसी वाक्य पे या शब्द पे बलाघात करते हैं तो वह बात उभर कर सामने आती है, उससे हमारे भाव, हमारी बात स्पष्ट रूप से सबके समक्ष प्रकट होती है। दूसरा है, इसमें वायु वेग की प्रबलता होती है। तीसरा है, बलाघात युक्त ध्वनियाँ प्रबल होती हैं, भावपूर्ण होती हैं। जो हम कहना चाहते हैं वह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। नंबर 4 है, बलाघात युक्त ध्वनि मुखर और स्पष्ट श्रवणीय होती है। जब हम बलाघात के संग किसी वाक्य का या शब्द का उच्चारण करते हैं तो सामने वाला, जो सुनने वाला है, श्रोता है, वह जिस वाक्य को हम रखना चाहते हैं समक्ष, उस पर उसका ध्यान आकर्षित होता है। यदि हम सामान्य बल से, एक ही बल से संपूर्ण कविता का वाचन कर दें या कोई पाठ को पढ़ दें या कोई भाषण कह दें, तो जो हम चीज़ों को, मुख्य बातों को सबके समक्ष प्रकट करना चाहते हैं वे हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें वाक्य पर बलाघात होना अति आवश्यक होता है। सबका ध्यान अपनी उस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करने के लिए बलाघात का प्रयोग अति आवश्यक होता है। नंबर 5 है, बलाघातहीन उच्चारण होने से विशेष अर्थ और भाव अस्पष्ट रहते हैं। अर्थात अगर हम बिना बलाघात के किसी चीज़ को पढ़ दें या बोल दें तो वह अस्पष्ट रहती है, उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पर इसी एक पॉइंट का एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि शब्द क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ शब्द क्या है। जैसे मैंने इसको सामान्य बल से बोला, 2 या 2 से अधिक शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो ये सामान्य बल से मैंने पढ़ दिया। अब अगर मैं इसको इसे बलाघात के साथ पढ़ती हूँ तो यह सब स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझ में आता है। जैसे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो यह स्पष्ट हुआ कि मैंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो यह होता है हमारा बलाघात कि मैंने शब्द पे भी बलाघात किया और 2 या 2 से अधिक पर भी बलाघात किया। तो यहाँ पर समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक होने चाहिए वर्ण, और उनके सार्थक पर भी मैंने बलाघात किया और शब्द पर भी, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा अर्थ इस वाक्य में पूर्णतः स्पष्ट होता है क्योंकि मैंने इसे बलाघात के साथ उच्चारित किया। तो यही होता है बलाघात। बलाघात क्या है, यह अति आवश्यक होता है। जब भी हम पाठ वाचन करते हैं, कविता वाचन करते हैं, वहाँ बलाघात का होना अति आवश्यक होता है। बलाघात का प्रयोग होना चाहिए। उससे जो होता है किसी भी कविता का, पाठ का या हमारी बातों का जो होता है वह भाव और अर्थ उभर कर सामने आता है, सुनने वाले को समझ में आता है और वह उसके अर्थ और भाव से परिचित होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी भाषा पर गर्व करें।